HDFC के नतीजों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। निफ्टी बैंक में 22 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज्यादा गिरकर बंद। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली। सेंसेक्स 1628 और निफ्टी 460 अंक गिरा। थर्मल में करीब 80,000 मेगावाट और जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया है, तो ये करीब 2030 तक आ जाएगा हमारा। पूरे देश में एक रेट पर बिजली सप्लाई के पावर मिनिस्टर आरके सिंह के बयान के बाद आईएक्स में भारी गिरावट। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, मार्केट कपलिंग पर जल्द होगा अंतिम फैसला। रामलला का आज मंदिर में आगमन, कल होगा गर्भगृह में प्रवेश। सरयू नदी के किनारे प्रायश्चित पूजा। स्पाइस जेट की फ्लाइट में 2 घंटे से ज्यादा फंसा रहा यात्री। अचानक हुआ था दरवाजे का लॉक खराब। लैंडिंग के बाद दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर। और 10,99,000 से शुरू होगी देश की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी। फुल चार्ज में 421 किलोमीटर तक चलेगी। इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने किया नया कमाल। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराकर बने भारत के नंबर 1 खिलाड़ी। विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ा। तो बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हमारी सबसे बड़ी कवरेज, जो कि सीधा अयोध्या से है, राम उत्सव की। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, राम मंदिर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें राम मंदिर के बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। भव्य मंदिर के अंदर का भी कुछ हिस्सा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो हमारे सहयोगी अरुण सिंह बता रहे हैं अयोध्या के सरयू तट पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति की होने वाली है, उसका विधिवत आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। इस वक्त अनिल मिश्रा, आप देखिए, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं और मुख्य यजमान हैं, वो इस वक्त सरयू जी के किनारे पहुंच रहे हैं। अनिल मिश्रा, जरा 1 मिनट बता दीजिए कि क्या करने आप जा रहे हैं और इसका क्या महत्व है? 10 विधि स्नान और कर्म की बात करने के बाद अब उसके बाद की पूजन विधि का प्रारंभ होगा। अनिल जी, मुख्य यजमान है आप। बस भगवान की सेवा में का ये मुझे काम बताया गया, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो देखिए, अनिल मिश्रा जी हैं जो कह रहे हैं कि प्रभु की सेवा का जो कार्य है उसके लिए उनको चुना गया है। सौभाग्य की बात है और इसलिए देखिए यहाँ पर आए हैं। और अब जो सरयू जी का जल है उसके अंदर वो जाएंगे और वहां पर बाकायदा पूजा अर्चना अनिल मिश्रा जी करेंगे। तो जो विधि विधान से 7 दिन का अनुष्ठान है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई। आप देखिए, यहाँ पर जो कर्मकूटी पूजा होती है, प्रायश्चित पूजा होती है, वो दोनों आज हो रही है। और विधिवत जो 7 दिन का अनुष्ठान है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसमें वो भी एक यजमान होंगे। लेकिन मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के एक सदस्य हैं, वो यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना करते हुए, और पंडित जी जो हैं उनको बाकायदा विधि विधान से बता रहे हैं। देखिए किस तरह से पूजा हो रही है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के छोटे बड़े लाखों मंदिर सजाए जा रहे हैं। भगवा ध्वज और भगवा रंग पर जय श्री राम लिखा हुआ खेस इन दिनों खूब बिक रहा है। इनकी सबसे ज्यादा सप्लाई होती है गुजरात से। कैसे हैं ये ध्वज और खेस, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। वैसे वैसे ही रामोत्सव है वो बढ़ता जा रहा है। गुजरात है वो टेक्सटाइल का हब है और यहाँ से पूरे देश में इस तरह की जो ध्वजा है, छोटी बड़ी वो ध्वजा, और ये इस तरह के जय श्री राम के खेस भी काफी बड़ी मात्रा में यहाँ सेल हो रहे हैं। मेरे साथ सुका भाई व्यापारी है, उनसे पूछते हैं कि अभी कितनी बिक्री है। सुका भाई, पूरे गुजरात में बताइए ध्वजा और खेस की कितनी बिक्री है? जय श्री राम रेगुलर यहाँ से इतना माहौल बन गया है कि एवरेज गुजरात से 3 से 4 लाख खेस और 4 से 5 लाख ध्वजाएं रेगुलर रूटिंग बिक रही है। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि कोई बाजार में, सूरत या अहमदाबाद में कोई माल स्टॉक नहीं है। इतना माहौल बन गया राम जी के नाम से।
बिल्कुल, तो इस तरह का उत्साह सब में दिख रहा है और ये सारे व्यापारी हैं और यहाँ पर अभी से इस तरह का माहौल है। ज्यादातर व्यापारी ऐसा मान रहे हैं कि ये व्यापार करने का समय नहीं है, लेकिन राम के प्रति कुछ अंजलि दे, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉसेस के बेसिस पर पूरे देश में गुजरात से ध्वजा और खेस की बिक्री हो रही है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर देश में जोरदार सियासत हो रही है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पवार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता भी दिया गया है। हालांकि पवार ने कहा है कि वो अभी नहीं जाएंगे, बाद में राम मंदिर जाएंगे और उन्होंने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और इसे लेकर ट्रस्ट को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले पवार ने कहा था कि राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। या मंदिराचा इतिहास जर बघितला, तिथे मंदिर बाबरी मस्जिद काढल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला, त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली आणि आत्ता अलीकडं त्या केसचा निकाल लागला आणि मंदिर बांधायला जवळच्या जागेत कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याचं काम सुरू करण्याचा विचार हा या ठिकाणी आलेला आहे। आरजेडी के नेता लालू यादव ने भी राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। लालू यादव से जब प्राण प्रतिष्ठा के न्योते से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ठीक है। राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। जयशंकर ने कहा कि देश भर में राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह है और ये उत्साह राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। I think people, you and I both live in this country. You can see today the enthusiasm in this country. And I don't think that enthusiasm is necessarily just political. I think people, all of us have people around us, who are not political people in that sense. Ask the, people with whom you have a daily rub in your lives. Are they excited about it? Do they get the importance of it? And I think you will see it as so. So I think there's a genuine today feeling in this country about what is happening, and I think to make it appear political is really in a way to trivialize it. तो अब अयोध्या में एयर कनेक्टिविटी को लेकर एक और अच्छी खबर है। अब अयोध्या कोलकाता से भी हवाई मार्ग के जरिए जुड़ गया है। एयर एशिया ने अयोध्या कोलकाता रूट पर उड़ान शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी औपचारिक शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से 5-6 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अयोध्या के अंदर 4 लेन कनेक्टिविटी होगी और एयरपोर्ट भी होगा, लेकिन आज ये सब हकीकत है। पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से
5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है। तो राम मंदिर को लेकर सियासत लगातार जारी है। ज्यादातर विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। क्या ऐसा करना विपक्ष की मजबूरी है और चुनाव में इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज कोहराम मचा रहा। आज बाजार में कोहराम इसलिए मचा रहा और सेंसेक्स निफ्टी 2% से ज्यादा टूट गए। इस गिरावट का सबसे बड़ा विलेन रहा HDFC बैंक। कल इसके जो तिमाही नतीजे आए उसके बाद आज इसका असर देखने को मिला। सेंसेक्स 1628, निफ्टी 460 और निफ्टी बैंक करीब 2000 अंक गिरा। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग, मेटल, रियलिटी, ऑटो, पीएससी, एफएमसीजी में रही। मार्केट में कैसे ये गिरावट आई और क्यों, आइए इसका पूरा विश्लेषण समझते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं कि आज जो कोहराम मचा इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? अपोलो हॉस्पिटल जैसे नाम थे जो कि आज फिर भी थोड़ी बहुत शिरकत कर रहे थे बाजार में तेजी की। HCL टेक 1.5% ऊपर था, टेक महिंद्रा में खरीदारी थी, SBI लाइफ करीब 1% ऊपर था, तो आधा से 1% ये बढ़त में कामकाज करते हुए। लेकिन बिकवाली में सबसे ऊपर नाम अकेला HDFC बैंक, 8.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। टाटा स्टील 4% नीचे रहा, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% नीचे रहा, एक्सिस 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मिड कैप में गेनर्स में नेटवर्क 18 नंबर्स के बाद 10% ऊपर, DU18 नेटवर्क नंबर्स के बाद 8% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 7.5% ऊपर, अवंती फीड 5.5% ऊपर। लेकिन बिकवाली यहां पर भी IEX, एक और CNBC आवाज का इंपैक्ट, जिसमें पावर मिनिस्ट्री के साथ एक इंटरव्यू में जो बातचीत हुई उसके बाद तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इजी ट्रिप 4.5% नीचे, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 3.5% नीचे, बॉम्बे बर्मा 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। और बैंकिंग में आज एक तरफा बिकवाली थी, तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक 3.5% से लेके 9% तक का एक बड़ी बिकवाली इस पूरे स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। वहीं CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल का कहना है कि मार्केट के लिए आज का दिन सबसे खराब दिन में से एक माना जाएगा। वहीं निवेशकों को बाजार में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की सलाह दी है। देखिए, बहुत खराब दिन मार्केट के लिए और बैंक निफ्टी में करीब करीब 2000 पॉइंट का नॉक और HDFC बैंक ऑलमोस्ट 10% गिरा आज। ये देखिए मैक्रो इवेंट है। HDFC बैंक के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और एक चीज़ समझ लीजिए आप, अगर HDFC बैंक डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो बाकी बैंकों से एक्सपेक्ट करना कि ज़्यादा डिलीवर करेंगे थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेमानी होगा। और मार्केट में एक करेक्शन के ट्रिगर की ज़रूरत थी। मार्केट ओवरबॉट था काफ़ी समय से, काफ़ी मार्केट एक नीड में था एक करेक्शन की। ये एक हेल्दी करेक्शन है मार्केट में जिसकी शायद आज शुरुआत हुई है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी ब्रॉडर मार्केट में उतना पैनिक नहीं है। इनफैक्ट आज भी मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 1% गिरा जबकि बैंक निफ्टी 4% नीचे था। तो वहाँ मुझे लग रहा है अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक रूटीन एक स्टॉक का व्यू है, मार्केट यहाँ से ठीक हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं इस समय जिनका कॉग्निजेंस मार्केट को लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो आपका खुद का है, आपको थोड़ा सा इस समय पोर्टफोलियो में कैश रेज करना चाहिए, थोड़े ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स को एग्जिट भी करना चाहिए। देखिए, जब अच्छी से अच्छी क्वालिटी का स्टॉक 10% गिर जाए तो सोचिए ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स तो कितना गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में हर समय लालची बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार मार्केट में फेजेस आते हैं जहाँ पर आपको दूर से बैठकर देखने में ही उसमें भलाई होती है। ये शायद वो वाला फेज़ है मार्केट में। और अगर आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, वाई नॉट। और एक चीज़, करेक्शन में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स करेक्शन में उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। इवन HDFC बैंक एक एग्जांपल है कि करेक्शन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको पोर्टफोलियो में ऐड करें, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट का व्यू बहुत क्लियर है इस समय कि आप थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलें और थोड़ा मार्केट की वार्निंग को समझें और उस पर काम करें। वहीं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का कहना है कि आईटी की परेशानी खत्म हो गई है और आगे इसमें पैसा बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल कई प्राइवेट बैंकों ने परफॉर्म नहीं किया है, मगर अभी भी निजी बैंकों का वैल्यूएशन महंगा नजर आता है। आईटी सेक्टर जो है
वो एक सेफ सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है। इस एनवायरनमेंट में वो चला ही नहीं था, स्टॉक्स चले ही नहीं थे। तो वो जो अर्निंग्स नंबर्स आए हैं वो ऑलरेडी काइंड ऑफ फैक्टर्ड इन थे और उससे थोड़े से बेटर आए हैं, तो इसलिए मार्केट्स ने उस सेक्टर को रिवॉर्ड किया है। बट हाँ, थोड़ी रिकवरी आ रही है यूएस इकोनॉमी में, तो ये सेक्टर जो है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। बैंक्स जो है वो कई सारे बैंक्स जो है उन्होंने कुछ खास, प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलरली ने कोई खास स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं दी लास्ट ईयर, तो वो ऑलरेडी कुछ हद से डी रेटिंग उन स्टॉक्स की हो रही है। बट उनके फ्रेंचाइजेस जो है वो अभी भी पीएसयू बैंक्स से बेटर है, बट मेन रीजन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस जो है अभी भी काफी हाई है। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार और शेयर के राम कनेक्शन की। सुमित मेहरोत्रा आज एक ऐसी कंपनी चुनकर लाए हैं जिसका काम अयोध्या की सुरक्षा को मजबूत करना है। तो सुमित, आज आप किस कंपनी का जिक्र करने वाले हैं जिसका सीधा कनेक्शन राम मंदिर से है? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो सब स्टॉक्स हैं जहां पर इवेंट के थ्रू या फिर न्यूज़ फ्लोज के बीच में या फिर इवेंट्स के बीच में कुछ हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं इनका एक सरोकार है इस बड़े इवेंट से। तो आज जो कंपनी चुनी गई है वो है एलीट डिजिटल की। एलीट डिजिटल के स्टॉक में रिसेंटली एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये करीब करीब 12 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इस कंपनी से क्या सरोकार है इस पूरे इवेंट का, वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या स्मार्ट सिटी के लिए कंपनी को एक रिसेंटली ऑर्डर मिला है। दरअसल ये कंपनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए कामकाज करती है। इसने कई सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखे हैं, जिसमें नागपुर, सोलापुर का प्रोजेक्ट है, लखनऊ का एक बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास है डिफेंस, लखनऊ की ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर। और इसी में ही अब इनको करीब करीब ये जो एक मास्टर इंटीग्रेटर के तौर पर चुना गया है, जिसमें ITMS कंट्रोल रूम, सीसीटीवी इंटीग्रेशन का पूरे अयोध्या की जो सीसीटीवी सर्वेलांस है वो इस कंपनी के पास आते हुए दिखाई पड़ी है। और करीब 3 महीने के अंदर ये काम इसको पूरा करने के लिए कहा गया है और 5 साल के लिए ऑपरेशनल और मेंटेनेंस, ये दोनों का भी जो काम है वो इस कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक जिस तरह से एक बड़े इनफ्लो का अनुमान है लोगों का इस पूरे रीजन में, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, इसलिए एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और डिटेल जो ये कंपनी ऑलरेडी एग्जीक्यूट करती है, पहले तो हाल फिलहाल में शेयर 2 हफ्ते में करीब करीब 43% के आसपास का मूव दिखा चुका है। 12 साल की ऊंचाई पर शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 100 के मल्टीपल पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। और ओवरऑल इस कंपनी के कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात की जाए तो कंपनी ऑलरेडी 85% के आसपास के रेवेन्यूज अपने जनरेट करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से और करीब करीब 15% के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट साइड से कंपनी को आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑलरेडी सोलापुर की स्मार्ट सिटी पे कामकाज कर चुकी है, लखनऊ की सेफ सिटी पे कामकाज कर चुकी है, तो ये कई प्रोजेक्ट्स पे तो कामकाज कर ही रही है और उसी श्रृंखला में अयोध्या की तरफ से भी इसको एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। और फिर से एक बार, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक आपको बताया जा रहा है। शुक्रिया सुमित इस पूरी डिटेल के लिए। बढ़ते हैं आगे। मार्केट कपलिंग पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है। पूरे देश में एक ही रेट पर बिजली की सप्लाई का रास्ता साफ होगा। पावर मिनिस्टर RK सिंह से खास बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन बढ़ेंगे, पावर एक्सचेंज की जरूरतें बढ़ेंगी, तो इसके लिए आपने मार्केट कपलिंग का एक सुझाव दिया था। क्योंकि अभी ज्यादातर शेयर जो है IEX के पास रहता है, तो मार्केट कपलिंग पर 30 सितंबर तक पेपर जारी करके कंसल्टेशन पूरा कर लिया गया, तो फाइनल डिसीजन कब तक होगा? अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखिए, ये एक देश में हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया। अब आप बिजली कहीं भी पैदा करके कहीं भी बेच सकते हैं। ये भी देखिए, 2014 में एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिर्फ 36,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते थे। आज उसको बढ़ा करके 1,16,000 मेगावाट तक कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। तो ये वन मार्केट होना ही है। तो ये आप 2 मार्केट और 2 प्राइस नहीं चल सकता है। तो कोई डेडलाइन देंगे मार्केट कपलिंग? हाँ, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आपने खासतौर से तब कहा था, जब ये आरोप भी उठा था कि IEX के पास ज्यादा मार्केट शेयर है, तो आपको लगा कि हमको इससे मतलब नहीं किसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, कम मार्केट शेयर। बात यह है कि एक देश में एक प्राइस होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है। सर, अब 427 से आगे क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है? कितने प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है? हम थर्मल में करीब करीब 80,000 मेगावाट और जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया है। तो ये करीब 2030 तक आ जाएगा हमारा, उसके पहले आ जाएगा। करीब 27,000 मेगावाट निर्माणाधीन है थर्मल,
और करीब 12,000 मेगावाट हम बिड कर चुके हैं। करीब 21,000 मेगावाट हमारा क्लियरेंसेज में है ऑलरेडी। करीब उतना ही 20-22,000 मेगावाट हमारा ये लैंड ओवर आइडेंटिफाई हो गया है, उसको फिर फर्दर हम प्रोजेक्टाइजेशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 80,000 मेगावाट हमको ये जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया। 80,000 मेगावाट में सरकारी का थर्मल में, ये सब हाँ, थर्मल में ज्यादातर जो है ये ज्यादातर हमारा एनटीपीसी का है, डीवीसी का है और स्टेट गवर्नमेंट की। इसमें एनटीपीसी कितना कुछ बता सकते हैं? इसमें से हमको लगता है कि ब्रेकअप को चेक करना होगा, लेकिन ज्यादातर हमारा एनटीपीसी और डीवीसी का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का है, प्राइवेट कुछ ही है। आपने जो थर्मल की बात की, अब चूंकि एक दबाव ये भी है कि जीरो एमिशन की तरफ हमें बढ़ना है, तो थर्मल के साथ साथ हमें एक समान अनुपात में हमें रिन्यूअल की तरफ जाना है। तो रिन्यूअल की क्या रोड मैप है? तो रिन्यूअल का अभी ये है कि देखिए, रिन्यूअल एनर्जी में हम दुनिया के सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले देश में से आ गए। आज हमारा रिन्यूअल एनर्जी कैपेसिटी हो गया 1,80,000 मेगावाट और 99,000 मेगावाट मेरा निर्माणाधीन है। आइए ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने, अब ये हम बताते हैं कि 2015 में COP21 में हम लोगों ने कहा था कि 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता बढ़कर के 40% हो जाएगी, जो हमारा कुल उत्पादन क्षमता का 40% रिन्यूएबल से होगा। वो हम अचीव कर लिए 2021 में, 9 साल पहले। और आज हमारी कुल उत्पादन क्षमता का 44% रिन्यूएबल है। तो ऑलरेडी हम दुनिया में अग्रणी देश में हैं और कुल मिलाकर के 40-50 हजार मेगावाट हम बिड करते हैं हर साल। तो रिन्यूएबल में हम एक दुनिया में एक अग्रणी निकले, तब जबकि हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है दुनिया में सबसे कम है। हमारा पर कैपिटा एमिशन ये औसत दुनिया के एवरेज से का 1/3। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। दक्षिण भारत दौरे के दूसरे दिन मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही इंडियन ऑयल के एलपीजी आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। कोच्चि में मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समुद्री ताकत बढ़ा रहा है। आज देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। सरकार जल्द ही डीप फेक के खिलाफ आईटी रूल्स जारी करेगी, लेकिन क्यों बढ़ रही है डीप फेक की समस्या और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज शाम कंज्यूमर अड्डा में करेंगे इसी पर ही बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद देश के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए हैं। प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर 2024 के चौथे राउंड में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लेरेन को हरा दिया है। क्लासिकल शतरंज में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले प्रज्ञानंद दूसरे भारतीय हैं। प्रज्ञानंद ने अब टूर्नामेंट के 5वें राउंड में अपनी जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद ने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है और लाइव क्लासिकल शतरंज रैंकिंग में वो नंबर 1 भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।